हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली गाइज हम लोग लेकर आए हैं मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर अब डिस्कशन। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मॉक टेस्ट पेपर करवा दो, जो आईसीएआई का मॉक टेस्ट पेपर आया फॉर नवंबर 2020। और पहली चीज़ तो ये कि अब एग्ज़ाम्स तो सर हो गए हैं 20 दिन के लिए पोस्टपोन, 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो हम लोग और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अरे भाई, अगर तुम लोगों ने 10 महीने में तैयारी नहीं की तो 20 दिन में क्या उखाड़ लोगे, ठीक। लेकिन हाँ, अगर 10 महीने में अच्छे से तैयारी की है तो इस 20 दिन को आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है जी। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, 20 दिन में अच्छे से अपना रिवाइज करो, शेड्यूल रीशेड्यूलिंग करो अपने टाइम की और पूरा पूरा यूटिलाइज करो। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मॉक टेस्ट पेपर है जो अपलोड किया गया था आईसीएआई की वेबसाइट पर 12 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और 13 को इसका सॉल्यूशंस भी आ गए थे, अवेलेबल हैं सर, वेबसाइट से ले लेना, वहाँ से उठा लेना, सॉल्यूशन की फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। और आईसीएआई ने आप लोगों को 24 आवर्स दिए थे। और जो मैंने रिव्यूज़ लिए स्टूडेंट से, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा सर मीडियम था। मैंने कहा कितना मुश्किल था पेपर? उन्होंने कुछ ने कहा सर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा सर मीडियम था, कुछ ने कहा सर मुश्किल था और कुछ ही ने कहा सर इजी था, ठीक है। तो मेरा मानना भी यही है कि ये जो लेवल था पेपर का दैट वाज मीडियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था पेपर, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। कंसेप्चुअल पेपर था, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कर सकते थे आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही लेवल रहता है हमारे एग्जामिनेशन में भी, एग्जाम्स में भी यही लेवल रहेगा सर, मीडियम लेवल ही रहता है। मुश्किल कब लगता है? मुश्किल तब लगता है सर अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा फोकस किस चीज के ऊपर करता हूं? कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। बच्चे पूछते हैं सर 1000 क्वेश्चन करवाए हैं आपने। बेटा 1000 क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर भी एग्जाम में वो 4-5 क्वेश्चन आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपने 200-300 क्वेश्चन भी करे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप वो 4 के 4, 5 के 5 क्वेश्चन लिख कर आओगे एग्जाम में, इतनी गारंटी है, ठीक। बाकी आप लोगों की मर्जी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा एमटीपी की। ये जो एमटीपी डाला गया, मैं पिछले कुछ टाइम से लगातार ये चीज बोल रहा था कि 60 to 70% पेपर जो है वो आपका आईसीएआई मॉड्यूल में से आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो टेलीग्राम पे भी कई जगह पर मैंने डाल रखा है, इवन वेबसाइट पर भी, जहां पर मैंने सिर्फ जो आईसीएआई मॉड्यूल सीरीज है मैंने वहां पर सबसे ऊपर यही लिख रखा है कि 60 to 70% पेपर जो है वो आपका आईसीएआई के मॉड्यूल में से आ जाता है सर। इसलिए आईसीएआई मॉड्यूल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आईसीएआई मॉड्यूल क्वेश्चंस की एक अलग से सीरीज चलाई, ठीक है ना, जिसमें फोकस सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई मॉड्यूल क्वेश्चंस पर रहा और किसी क्वेश्चन को हमने टच नहीं किया। सिर्फ आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरह से सर उसकी चीड़फाड़ कर दी, अच्छी तरह से उसको कर दिया पूरा। तो अगर इस एमटीपी की बात करूं सर, मैंने इसमें देखा कितने मार्क्स का पेपर जो था वो आईसीएआई के मॉड्यूल से आया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि सर मेरा अंदाजा जो था वो सही रहा। क्या मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सर 60 to 70% का पेपर जो है वो आईसीएआई मॉड्यूल से आ जाता है सर। 65 मार्क्स का पेपर, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा। आपका 120 मार्क्स का पेपर होता तो एक ऑप्शनल, उसको थ्योरी को मैं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ न्यूमेरिकल 100 में से 65 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके आईसीएआई मॉड्यूल सीरीज में से है, आईसीएआई मॉड्यूल में से है। तो जिन बच्चों ने तो आईसीएआई मॉड्यूल सीरीज कर रखी है उनको मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर आप लोगों ने ढंग से वो सीरीज की है, राइट, तो बहुत फायदे में रहने वाले हो। अगर ये 65 का भी अटेम्प्ट कर दो तो भी इसमें से आपके आराम से 55 तक तो आराम से आ सकते हैं सर, कहीं नहीं गए मार्क्स। सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन उठाकर डाला है, सिर्फ और सिर्फ फिगर्स चेंज की गई हैं सर। फिगर से तो हमें वैसी टेंशन नहीं है, हमें तो बस क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 65 मार्क्स का पेपर जो है वो आईसीएआई के मॉड्यूल में से ही है। इसीलिए मैंने एक अलग से सीरीज चलाई थी आईसीएआई की मॉड्यूल सीरीज, जो अभी भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, ठीक है। तो अभी भी आप करना चाहते हो सर विद द 20 डेज एक्सटेंडेड, तो जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। अभी भी मेरा स्टैंड वही है सर, 60 to 70%। और ये एमटीपी से प्रूव भी हो गया सर, एवरेज कर दिया उसने 65 मार्क्स का। मैं अभी गिना रहा हूं आपको कैसे होगा सर। आ जाओ, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट कहां से उठाया गया है सर?
और ये क्वेश्चन जो है एमटीपी जो डिस्कस करूंगा सर, जो आईसीआई मॉड्यूल के बाहर के क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां कहां से आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। जो ए पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज कंपलसरी, ठीक है ना। 5 मार्क्स के 4 पार्ट्स हैं और वो कंपलसरी पार्ट्स हैं। ए पार्ट कहां से उठाया गया सर? खोल लो आईसीआई का मॉड्यूल, बैच कॉस्टिंग का चैप्टर खोल लो सर। बैच कॉस्टिंग की इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, देख लो सेम है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिगर्स डिफरेंट हैं और कुछ भी डिफरेंट नहीं है सर, बिल्कुल एज सच कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। बैच कॉस्टिंग का कौन सा क्वेश्चन है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 4, लिख लो इसको, ठीक है। तो 5 मार्क्स यहां पर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, इसका जो बी पार्ट है वो देखेंगे सर, करेंगे अभी। वो आईसीआई मॉड्यूल में से एज सच कॉपीड नहीं है, लेकिन हाँ सिमिलर क्वेश्चन सर बहुत दे रखे हैं और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन देख रहा हूं जो बता रहा हूं आपको, जो आईसीआई मॉड्यूल से डायरेक्टली उठाए गए हैं। आ जाओ सर सी पार्ट पे, मिरर लुक, ठीक है जी। इसमें आपसे क्या बोला गया? मास्टर बजट बनाने को बोला गया। इसका मतलब क्या? बजटरी का क्वेश्चन है सर। ये बजटरी का चैप्टर खोल लो आईसीआई मॉड्यूल का, बजटरी का इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो 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 देखो, सेम है या नहीं है सर? बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फिगर्स चेंज की गई हैं बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जैक्टली हूबहू क्वेश्चन है। आ जाओ सर डी पार्ट पे। अब डी पार्ट में इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी होशियारी खेली है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या किया? ये जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। आपने अब एक बार तो सारा देख ही लिया होगा ना, एमटीपी अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट उठाया उन्होंने। उस इलस्ट्रेशन में 3 पार्ट्स हैं सर, ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट को उठाकर उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया पूरा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है सर वहां से। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन की। और मॉडिफिकेशन क्या की सर? ये जो कन्वर्जन्स वगैरह की थी किलोलीटर, और यहीं पर बच्चे हो गए कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चों का आया कि सर ये कैसे होगा सर, ये किलोलीटर, लीटर, ml क्या है सर? हम तो पागल हो गए देख के, ठीक है। कुछ नहीं है, समझाऊंगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा इसी लेक्चर में, ठीक है जी। हम इसको 2-3 पार्ट्स में करेंगे, आराम से करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद सर क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये मॉड्यूल में से नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, ठीक, देख चुका हूं मैं। उसके बाद सर बी पार्ट हमारे पास जो आ रहा है दैट इज सेल प्राइस पर बॉटल कैन कोला। सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बता देता हूं आप लोगों को। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये भी आईसीएआई मॉड्यूल में से उठाया गया है। कहां से उठाया गया सर? क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम बैक एक्सरसाइजेस। जो चैप्टर के बैक पे एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, वहां से क्वेश्चन नंबर 2 उठाया गया है, ठीक। तो मैंने आईसीआई मॉड्यूल सीरीज जो लेक्चर सीरीज करवाई है, जहां पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वहां पे बैक एक्सरसाइजेस भी डिस्कस कर रखी हैं। तो जिन्होंने ये ढंग से कर रखा है ना, वो तो आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं है। तभी एक अलग सीरीज, पूरी अलग सीरीज आईसीआई मॉड्यूल की चलाई थी कि सर ध्यान कहीं और जाए ही ना। जब आईसीआई का क्वेश्चन आए तो एकदम से स्ट्राइक करे। उस लेक्चर में हमने किया था सर ऐसा क्वेश्चन। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग का, जो ए पार्ट है दैट इज ऑन द प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल से नहीं है डायरेक्टली, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आया क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट जो है वो है हमारे पास लेबर कॉस्टिंग का। और सर मजे की बात, ये भी जो है लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक। आईसीआई मॉड्यूल का देख लो सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लो, साथ साथ देख लो सर, साथ साथ वीडियो पॉज कर लो, साथ साथ में देख लो जो मैं बता रहा हूं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लो। ओके, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल ही सेम है। जॉब जेड की जगह जॉब ए कर दिया, सिर्फ फिगर्स चेंज कर दी, बस इतना काम किया। और उसके अलावा ये वाली फिगर्स तो सेम है, वहां पर भी यही दे रखी है, ठीक है। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 4A पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4A पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से उठाया गया सर? ये भी आपके आईसीआई मॉड्यूल में से ही उठाया गया है। कॉस्ट शीट का
क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम बैक एक्सरसाइजेस, जो पीछे की एक्सरसाइजेस हैं उसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस्ट शीट का, हूबहू क्वेश्चन है सर, सेम 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 डिट्टो क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ फिगर्स चेंज और कुछ भी चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो देख लो, आप लोग काउंट करते जाओ सर कितने क्वेश्चन जो है आईसीआई मॉड्यूल में से आ रहे हैं और कितना आप लोगों का फायदा है आईसीआई मॉड्यूल करने में। बी पार्ट पे आते हैं सर। बी पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है, एस्केलेशन क्लेम का है। आ जाओ सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लो सर, क्या वहां पर सेम है या नहीं है, देख लो देख लो देख लो, सिर्फ फिगर्स डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। एस्केलेशन क्लेम तो सर वैसे ही सबसे इजी है, एस्केलेशन क्लेम में तो कुछ करना ही कुछ नहीं है, फिर भी गलती करते हैं हम लोग। चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है ओवरहेड कॉस्टिंग का। ओवरहेड कॉस्टिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल उठा लो, सेम हूबहू क्वेश्चन है ओवरहेड कॉस्टिंग का जो आप लोगों को मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है सर, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, फिगर्स डिफरेंट है सर, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ये हम डिस्कस करेंगे, ये मॉड्यूल में से नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉड्यूल में है सर, सिमिलर क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखोगे तो सिमिलर है, बट फिर भी इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है हम लोगों को जिस तरह से करना है, ठीक है। तो ये एबीसी का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है थ्योरी क्वेश्चन, ठीक। अब सर काउंट करो कि कितने मार्क्स का जो है पेपर वो आपका आईसीआई के मॉड्यूल में से है। लो सर, अभी काउंट करके दिखाते हैं हम लोग। ए पार्ट 5 मार्क्स, ठीक। उसके बाद सी पार्ट आ गया सर 5 मार्क्स 10, सॉरी सी पार्ट ये रहा सर, सी पार्ट 5 मार्क्स 10, डी पार्ट 5 मार्क्स 15 मार्क्स का यहाँ पर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 में से एक था जो बी पार्ट था 10 मार्क्स का, 15 + 10 25, और 25 + 10 यहाँ से हो गया सर, 25 + 10 जो है वो हो गया मेरे पास 35 मार्क्स का, ठीक है। 35 के बाद कॉस्ट शीट का 10 मार्क्स का आया सर 45 मार्क्स, ठीक। उसके बाद ये सर 10 मार्क्स का आया, कितना हो गया सर 55 मार्क्स, और फिफ्थ का ए पार्ट मेरे पास 10 मार्क्स का आया, तो ये कितना हुआ 65 मार्क्स। इसके बाद एबीसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था सर 65 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका आईसीआई मॉड्यूल में से ही सेट हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं शुरू से एक चीज़ बोलता आया था कि जब मैंने आईसीआई सीरीज़ निकाली थी मैंने तभी बोला था कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़। 60 to 70% पेपर आ जाता है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार इतना ही आएगा, हो सकता है कभी 55% हो जाए, ठीक है, हो सकता है कभी 50% हो जाए, हो सकता है 40% भी हो जाए, यू नेवर नो विद आईसीआई, ठीक है। आईसीआई कुछ भी कर सकता है सर, ठीक, इसलिए कोई गारंटी नहीं है, बट येस एज पर द ट्रेंड 60 to 70% आ जाता है सर। ये 65 का 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो कर लोगे तो काफ़ी हद तक आप लोग बचे रहोगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलो सर, चलो सर, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आईसीआई मॉड्यूल के बाहर हैं, ठीक है ना। जो आईसीआई मॉड्यूल से हैं सर उसमें तो क्या डिस्कस करना है, फिर आप लोगों ने आईसीआई मॉड्यूल कर ही रखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें डिस्कशन करने वाला, टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि अब ये बी पार्ट है सर हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट इजी है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। अ कंपनी डील्स इन द ट्रेडिंग ऑफ अ टॉय कार टर्मिनाटो। The annual demand for the toy car is 9,680 units. The company incurs the fixed order placement and the transportation cost of 200 each time an order is placed. Each toy costs rupees 400 and the trader has a carrying cost of 20% per annum. उसके बाद वो कहता है the company has been offered a quantity discount of 5% on the purchase of Terminato provided the order size is 4840 units at a
टाइम, वो कहता है कंपनी कहती है कि अगर आप ईओक्यू पे ऑर्डर ना करके अगर आप 4840 यूनिट्स ऑर्डर करते हो वन गो में तो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। मतलब कि जो 400 रुपीज की कॉस्ट है, ये क्या कहता है सर, 5% ऑफ किसका, 400 का, तो इसका मतलब है 380 जो है उसकी वो प्राइस लगा देंगे सर हम आपको। वो कहता है रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट द ईओक्यू एंड द स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो इजी है सर, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, काफी इजी है। चलो एक बार देख लेते हैं सर, अगर सॉल्व भी करना हो तो किस तरह से हो सकता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है हमारे पास, इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट आप लोगों को दे रखी है 9680 यूनिट्स की, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है ₹200 की, और कैरिंग कॉस्ट जो है दैट इज 20% ऑफ ₹400, ठीक है, कोई डाउट, सो दिस कम्स टू 80, ठीक है। तो ईओक्यू निकालना तो सर मुश्किल नहीं है, ईओक्यू निकालना तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये तो सर था सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80, सो ये आता है सर 220 यूनिट्स। अब ये तो था सर सिंपल क्वेश्चन, गलती कहां पर होती है, गलती हमेशा होती है एनुअल रिक्वायरमेंट में। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को जो हमारा फिनिश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड की एनुअल रिक्वायरमेंट भी दे रखी हो और रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट भी दे रखी हो, वहां पर जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा गलती करता है क्या, कि वो फिनिश्ड गुड्स की रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स की एनुअल रिक्वायरमेंट को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, जबकि हमें किस चीज की चाहिए, हमें चाहिए किसकी सर, हमें चाहिए रॉ मटेरियल की, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि सर अगर आप लोग, उसने 2 ऑप्शंस दी, या तो आप 220 यूनिट्स ऑर्डर कर दो दैट इज ईओक्यू, या फिर आप लोग 4840 यूनिट्स ऑर्डर कर दो, ठीक है, तो उसने 2 ऑप्शंस आप लोगों को दे दी। तो यहां पर अब मेरे पास ईओक्यू क्या होगा, यहां पर तो 220 यूनिट्स है और यहां पर है 4840 यूनिट्स, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 9680 की, ठीक है, डिवाइडेड बाय 220, तो मेरे पास जो ऑर्डर्स आएंगे दैट इज 9680 डिवाइडेड बाय 220 दैट इज 44 ऑर्डर्स, और यहां पे आएंगे सर 2 ऑर्डर्स, ठीक है, 9680 डिवाइडेड बाय 4840। उसके बाद जो परचेज प्राइस है यहां पे कितनी होगी सर 400, और यहां पे कितनी होगी 380, दैट इज 400 माइनस 5%। कैरिंग कॉस्ट की बात करूं, कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, यहां पर था सर 400 का 20% दैट इज 80 रुपीज, और यहां पर कितनी होगी 380 का 20%। ये एक मेजर एरिया है जहां पर गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, दैट इज 76। क्या गलती करते हैं सर, वो क्या करेंगे सर, यहां पर 380 की बजाय, यहां पर 380 की बजाय 400 इंटू 20% करके 80 रुपीज ही कैरिंग कॉस्ट ले लेंगे। समझ में आया? तो बस अब क्या करना है सर, 3 चीजें ले लो, परचेज प्राइस, टोटल परचेज प्राइस ले लो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लो, टोटल कैरिंग कॉस्ट ले लो, जहां पे कम है वो कर लो सर, ठीक है ना। यहां पर एक चीज का डाउट और आता है स्टूडेंट्स के मन में, सर किसी क्वेश्चन में तो परचेज प्राइस लेता है, किसी में नहीं लेता, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में तो वो करेगा परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ये जो 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में वो परचेज प्राइस कैलकुलेट करेगा प्लस हम लोग करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस हम लोग करते हैं कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। दोनों ऑप्शंस की हम लोग ये 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे। मैंने पर यूनिट आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, आगे तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लोगे अब, ठीक। अब वो कहते हैं कि सर कहीं पर तो हम लोग ये परचेज प्राइस को लेते हैं और कहीं पर हम लोग इसको नहीं लेते, वो कब लेना और कब नहीं लेना। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो कहता है कि सर जो वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल है, राइट, जो प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल है, अगर उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है तब तो ये परचेज प्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी अंडर द 2 ऑप्शंस। अगर परचेज प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
ध्यान से सुनना, अगर परचेज प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अगर परचेज प्राइस नहीं भी लोगे, अगर ये वैल्यूज नहीं भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले भी लोगे तो भी कोई बात नहीं सर, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, उसका एक सिंपल सा वे है, अगर आप लोगों को करना है ना, आप तीनों चीजें हमेशा ले लो, परचेज प्राइस भी ले लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ले लो, कैरिंग कॉस्ट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन। अब मैंने बता दिया गलती के चांसेस कहां पे हैं। सिर्फ ये एक मेजर एरिया है जहां पे गलती के चांसेस हैं कि यहां पे जब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सो इट हैज टू बी ऑन द परचेज प्राइस, और इस केस में जो परचेज प्राइस है वो 380 हो जाएगी, ना कि 400 रहेगी। क्लियर? चलो सर, तो ये था मेरे पास बी पार्ट जो मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके डी पार्ट में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है मुझे, क्योंकि इसमें हल्की सी वेरिएशन की है इंस्टीट्यूट ने। क्या पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सी पार्ट पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। हल्की सी वेरिएशन है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहां पे। बटरी बटर इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क, बटर एंड द घी। इट परचेजेस प्रोसेस्ड क्रीम एंड लेट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ churning until it separates into buttermilk and butter. वाह सर, मुंह में बटर ही बटर हो गया सर। For the month of January 2020, Buttery Butter purchased 50 kiloliter processed cream at the rate of ₹100 per 1000 ml. तो इंस्टीट्यूट ने यहां पर गेम क्या खेली है? इंस्टीट्यूट ने गेम ये खेली है कि सर यूनिट्स में गेम खेली है। यहां पर उसने कहा कितना परचेज किया, 50 किलोलीटर, और यहां पर उसने कहा पर 1000 ml, मिलीलीटर। अरे सर, यहीं पर तो हमारी सारी के सारी कंफ्यूजन आके खड़ी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये भी जॉइंट कॉस्ट का पार्ट है। वेयर 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस, दैट इज बटर मिल्क एंड बटर। द बटर कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू घी। कहता है जो बटर है उसको हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं घी में। अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आगे, उसने प्रोडक्शन दी, सेल्स क्वांटिटी दी और सेलिंग प्राइस दी। अब यहां पर फिर से गेम खेल गया इंस्टीट्यूट। क्या? उसने प्रोडक्शन दी इन किलोलीटर और टन, सेल्स क्वांटिटी दी इन किलोलीटर और टन, जबकि सेलिंग प्राइस किस में दी? लीटर में दी। फिर से गेम खेल गया सर ये। सर ये तो गलत बात है, चीटिंग है सर, ये तो इंस्टीट्यूट चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। ठीक है ना? अब सर हम जरूरी नहीं है कि सभी के सभी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जरूरी तो है नहीं कि सबने मैथमेटिक्स ले रखा था। सर हम क्या यही कन्वर्जन्स करने के लिए सीए में आए हैं? चलो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। फिर वो कहता है ऑल 20 टन ऑफ बटर वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000। दिस इज योर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। To yield 16 kiloliter of ghee, there was no opening or closing inventories of buttermilk, butter or ghee in the January required. Show how the joint cost would be apportioned between buttermilk and butter under the estimated net realizable value method. सर सबसे पहले तो अगर जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करनी है तो मुझे ये तो पता ना चाहिए मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी है। सर मुझे तो यही नहीं पता मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी है। सर ये तो बताओ मुझे पहले। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट। ठीक, उसमें मैं लिखता हूं असर्टेनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, एक तो जो परचेज किया आपने, परचेज कॉस्ट, प्लस फर्दर जो हमारी एडिशनल कॉस्ट थी, एडिशनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस की। ठीक है, अब परचेज कॉस्ट के बारे में वो क्या कहता है, कितना खरीदा सर? 50 किलोलीटर खरीदा। ठीक है, और प्राइस क्या थी? क्वांटिटी हो गया सर, प्राइस क्या थी? 100 पर 1000 ml। ठीक, अब कन्वर्जन की कहानी सुनो ध्यान से। सर कन्वर्जन कैसे है? ml, l और kl। ठीक है, मिलीलीटर, लीटर एंड किलोलीटर। कैसे कन्वर्जन होता है सर? 1 लीटर में, कहां लिखूं सर? यहां पे लिख दूं? चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, 1 लीटर में कितने हैं? 1000 ml। ठीक है, और 1 किलोलीटर में 1000 लीटर। सो दिस इज द सिंपल कन्वर्जन। अब हुआ क्या? अब देखो सर उसने क्या लिखा? उसने लिखा 100 पर 1000 ml। अब 1000 ml को
क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 100 पर 1 लीटर? लिख सकता हूं सर, ठीक है। तो प्राइस मैंने लिख दी 100 पर 1 लीटर, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी को भी अगर लीटर में कन्वर्ट कर लूं, 50 KL, 1 KL इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 50 किलो लीटर कितना होगा सर मेरा? मैं कर सकता हूं इसको 50 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50,000 लीटर। बताओ, कोई डाउट है किसी को? मैंने KL को L में कन्वर्ट कर लिया सर। 1 किलो लीटर, सिंपल सी बात है, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 50 किलो लीटर जो है, 50 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 लीटर इज इक्वल टू 50,000 लीटर। क्लियर है? तो वही चीज की है मैंने। अब बेसिकली हुआ क्या, मैंने प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लीटर्स में कन्वर्ट किया। अब वो कहता है 1 लीटर की जो प्राइस है वो 100 रुपए है। तो मैंने कितना खरीदा? मैंने खरीदा सर 50,000 लीटर। तो मेरे पास यहां पर जो परचेज प्राइस है वो कितनी आएगी? परचेज प्राइस आएगी सर 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50 लाख की, राइट। प्लस ये वाला जो 1 लाख था, ये 1 लाख जो था एडिशनल कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, 1 लाख की एडिशनल कॉस्ट थी। टोटल कितना हुआ सर? 51 लाख। टोटल 51 लाख की, दिस इज माय जॉइंट कॉस्ट। कोई डाउट? ठीक है, तो ये मेरी आ गई जॉइंट कॉस्ट, ठीक है सर। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब जब उसने दिया सर सेल्स क्वांटिटी इन किलो लीटर, तो अगर सेल्स क्वांटिटी इन लीटर लेनी हो आपको तो कैसे करोगे सर? आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सर सेल्स क्वांटिटी इन किलो लीटर जो है वो 28 दे रखी है। किसकी सर? बटर मिल्क की है शायद। एक सेकेंड, यस बटर मिल्क की है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करके लिखना हो सेल्स क्वांटिटी इन लीटर, तो मैं क्या करूंगा? 28 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दिस कम्स टू 28,000 लीटर। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो प्राइस थी मुझे वो प्राइस लीटर्स में दे रखी है, तो ठीक है ना। तो सेल्स वैल्यू अब क्या होगी मेरी? अब सेल्स वैल्यू क्या निकाल सकता हूं मैं इसको? 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक, दिस कम्स टू 8,40,000। इसी तरह से बटर का केस कर सकता हूं सर। इसी तरह से मैं बटर के केस में क्या कर सकता हूं? बटर के केस में मेरे पास सेल्स क्वांटिटी इन किलो लीटर कितना है? 16 है, राइट। तो मैं इसको लिखूं अगर सेल्स क्वांटिटी इन लीटर में कितना आएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दिस कम्स टू 16,000 लीटर। कोई डाउट? और उसके बाद मेरे पास सेल्स वैल्यू क्या आएगी? सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो मुझे लीटर्स में दे रखी है, तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 480, दिस कम्स टू 76,80,000। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कन्वर्जन इन दिस क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में यही एक चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी, कन्वर्जन वाली। बाकी सारा के सारा क्वेश्चन उन्होंने एज सच कहां से उठाया? इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से उठाया। मैंने आपको बता दिया जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सी पार्ट वहां से उठाया गया, कॉन्सेप्ट वहां से उठाया गया। सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन्स में उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को पूरा जोर लगा दिया, और काफी हद तक इंस्टीट्यूट जो था वो सक्सेसफुल भी हो गया आप लोगों को कंफ्यूज करने में, ठीक है। क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा क्वेरी आई कि सर हम तो पागल हो गए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कन्वर्जन करके दिखा दी कि किस तरह से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है जी। सर किस चीज की जरूरत होती है एग्जाम में? अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम क्या करें? सर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ जाए ना तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडे दिमाग की। सर वही तो होता नहीं है। सर दिमाग ठंडा कैसे रखें? एग्जाम में आप कह रहे हो, एग्जाम में आप कह रहे हो कि सर दिमाग ठंडा रखे। सर कैसे? सर हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल समझ सकता हूं सर, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था सर वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? इस लेक्चर में इतना ही करते हैं।
ठीक, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, मार्किंग्स जो थी करवानी ज़रूरी थी, सो दैट आप लोगों को पता चलता रहे कि हम लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं। और मैं पिछले 3-4 महीने से यही कह रहा था कि सर ICI मॉड्यूल कर लेना अच्छे से। मैंने इसीलिए अलग से सीरीज़ निकाली थी, क्योंकि बच्चों ने डिमांड की थी कि सर सीरीज़ निकालो। मैंने पहले कॉस्टिंग की निकाली, फिर बच्चे शोर डालने लगे कि सर FM की भी निकालो, वैसे ही फिर FM की भी निकाल दी। और काफ़ी सारे बच्चों को तो फ़ायदा हुआ, जिन्होंने लिया उनको फ़ायदा हुआ। उनके तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये 65 में से कम 55 मार्क्स का पेपर जो है वो सिक्योर्ड है, अगर आप लोगों ने अच्छे से किया है उसको, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसमें हर क्वेश्चन में बहुत जोर लगाया है, हर क्वेश्चन को बेस्ट ऑफ द वेज में, ईजीएस्ट ऑफ द वेज में एक्सप्लेन किया है, कोशिश अपनी तरफ से की है सर। बाकी ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को समझ में आए मेरा, ठीक है ना, वो तो मैं लेकर चलता भी नहीं हूँ। जिसको समझ में आए अच्छी बात है। अभी रिसेंटली कुछ बच्चों के रिव्यूज़ आ रहे थे कि सर बहुत फ़ायदा हुआ उससे। अब मॉक टेस्ट के बाद तो नहीं अभी कोई आया रिव्यू, आएगा ज़रूर कि सर बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो वो सीरीज़ है, फ़ायदा तो सर ज़रूर होगा। अब तो 20 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं और फ़ायदा उठा लो। चलो सर, अब क्या करेंगे अगला लेक्चर में हम लोग, एक तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे। हमें करना कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना है सर। उसके बाद हम लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना है सर। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग करेंगे एक ABC का क्वेश्चन, ठीक है। तो शायद नेक्स्ट में हम लोग स्टैंडर्ड और प्रोसेस करें, फिर ABC के लिए एक लेक्चर अलग से लगा देंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ABC का, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन डाला है। उसमें भी कन्वर्जन्स है। इस बार एक चीज़ देखने को मिली MTP में, उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे कन्वर्जन्स डाल रखी हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। तो एक नई चीज़ देखने को मिली है इंस्टीट्यूट के उसमें। कोई बात नहीं सर, हम डरते नहीं हैं, हम भी फाइटर हैं, फाइट करते जाएंगे। घबराना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। CA के स्टूडेंट हैं सर, घबराते तो हम है ही नहीं है, चाहे वो शोर डालना हो, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, किसी भी चीज़ से, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी MTP की डिस्कशन को। मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर्स में इसको हम लोग निपटा देंगे फटाफट से, सो दैट आप लोगों को भी पूरा टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।